करें कि आपके पास एक कंपाउंड है, मिसाल के तौर पर कॉपर क्लोराइड, लेकिन आप कॉपर को इसमें से अलग करना चाहते हैं, तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको इस कॉपर को किसी बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करवाना होगा। जैसे कि आपको इस कॉपर को आयरन के साथ रिएक्ट करवाना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से याद रखा जाए कि कौन सा मेटल किस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी की एक फहरिस्त की जरूरत होगी, जिसमें इन मेटल्स को इनकी रिएक्टिविटी की बुनियाद पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव और सबसे कम रिएक्टिव के दरमियान तरतीब दिया गया है। अब इस वीडियो में हम ये रिएक्टिविटी की फहरिस्त बनाएंगे और ये देखेंगे कि इसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे अहम बात, हम इस बारे में भी बात करेंगे कि इसे याद करने का या रट्टा लगाने का आसान तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रिएक्टिविटी की फहरिस्त बनाने के लिए मैं मेटल्स को दूसरे मेटल्स के सॉल्ट से रिएक्ट करवाऊंगी। तो पहले कॉपर का सॉल्ट लेते हैं, कॉपर सल्फेट, और इसे आयरन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये आयरन इस कॉपर को इसकी जगह से हटाकर या डिस्प्लेस करके इसके कंपाउंड से अलग कर देगा और आयरन सल्फेट बना देगा। अब इसका मतलब ये हुआ, चूंकि आयरन कॉपर को इसकी जगह से हटाने के काबिल है, तो आयरन लाजमी तौर पर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा। चलिए अब इसी चीज की तस्दीक करने के लिए हम ये रिएक्शन उल्टा कर देते हैं। इस बार आयरन का सॉल्ट लेते हैं, यानी आयरन सल्फेट, और इसे अब कॉपर से रिएक्ट करवाते हैं। इस बार आप देखेंगे कि इनके दरमियान कोई भी रिएक्शन अमल में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर इस काबिल ही नहीं है कि वो आयरन को इसकी जगह से हटा दे। अब ये बात इस चीज को साबित करती है कि कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव होता है। चलिए अब इसे थोड़ा और समझने के लिए कोई और मिसाल देख लेते हैं। इधर मैं जिंक को कॉपर के सॉल्ट कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करवा रही हूँ। यहाँ मैंने देखा कि जिंक भी कॉपर को इसकी जगह से हटा रहा है और जिंक सल्फेट बना रहा है। तो यहाँ मैं ये कह सकती हूँ कि जिंक कॉपर के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो देखा जाए तो हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल इस काबिल होता है कि कम रिएक्टिव मेटल को इसकी जगह से हटा सके। अब आप यही चीज मुख्तलिफ मेटल्स के ग्रुप के साथ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर बिल्कुल यही रिएक्शन आयरन और जिंक के दरमियान करवा कर ये देख सकते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है। इसी तरह से हम तमाम मेटल्स को इनकी रिएक्टिविटी की बुनियाद पर तरतीब देकर इनकी दर्जा बंदी कर सकते हैं, यानी इनको रैंक कर सकते हैं। तो ये मुशक्कत वाला काम हमारे लिए साइंसदान पहले ही कर चुके हैं, यानी कि हम चंद मेटल्स को इनकी रिएक्टिविटी की बुनियाद पर तरतीब देकर इनकी दर्जा बंदी की एक फहरिस्त पहले से ही तैयार कर चुके हैं। तो यहाँ पर ऊपर मौजूद मेटल्स नीचे मौजूद मेटल्स के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप मैग्नीशियम को देखें तो ये एल्यूमिनियम और ये आयरन हाइड्रोजन के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन चूंकि मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम और पोटेशियम से नीचे मौजूद है, तो ये इनके मुकाबले में कम रिएक्टिव होगा। तो इस तरीके से आप इस मखसूस फहरिस्त को पढ़ते हैं। अच्छा चलिए अब ये देखते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मिसाल के तौर पर जब हाइड्रोजन मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके नतीजे में भला कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे। देखें, हाइड्रोजन इस फहरिस्त में यहाँ नीचे मौजूद है जबकि मैग्नीशियम ऊपर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है। अब आप जानते हैं कि कम रिएक्टिव मेटल ज्यादा रिएक्टिव मेटल को इसके कंपाउंड से नहीं हटा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन अमल में नहीं आएगा, यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो हम कोई और मिसाल देख लेते हैं। यहाँ आयरन कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब क्या आप इस वीडियो को रोक कर ये बता सकते हैं कि यहाँ इस रिएक्शन के नतीजे में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब अगर आप कोशिश कर चुके हैं तो चलिए मिलकर देखते हैं। तो आयरन इस फहरिस्त में यहाँ मौजूद है और कॉपर यहाँ नीचे मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन कॉपर के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ ये रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा। लिहाजा इस तरह आप इस रिएक्टिविटी की फहरिस्त का इस्तेमाल रिएक्शन के प्रोडक्ट्स का अंदाजा करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये फहरिस्त सिर्फ यहाँ ही इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि इसका एक और जगह बहुत इस्तेमाल होता है,
वो ये कि हम खालिस मेटल्स पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं, जैसे कि आयरन और कॉपर। इन्हें आप अक्सर ही अपने किचन के बर्तन वगैरह में देखते होंगे, लेकिन कुदरती तौर पर ये मेटल्स अपनी खालिस शक्ल में नहीं पाए जाते। आपको खालिस कॉपर का पत्थर जमीन के अंदर दबा हुआ कहीं नहीं मिल जाएगा, बल्कि ये कंपाउंड की सूरत में मिलेगा, जैसे कॉपर क्लोराइड की शक्ल में। और फिर आपको इनमें से खालिस कॉपर अलैदा करना होगा, और ऐसा करने के लिए आपको इस कॉपर क्लोराइड को ज्यादा रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करवाना होगा। अब ये मालूमात कि कौन सा मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है, ये आप इस रिएक्टिविटी की फहरिस्त को याद करके या इसकी मदद से हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टिविटी की ये फहरिस्त हमें खालिस मेटल्स निकालने में भी मदद करती है। हम इस बारे में तफसील से आइंदा वीडियोस में बात करेंगे। तो चले अब हम ये देखते हैं कि इस लंबी सी फहरिस्त को किस तरह याद रखा जा सकता है। तो जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मैं इसको याद करने के लिए एक निमोनिक का इस्तेमाल करती हूँ। निमोनिक एक ऐसे जुमले को कहा जाता है जो आपको किसी और चीज को याद करने में मदद करता है। जैसे अगर ये फहरिस्त है तो मैं इसको इस निमोनिक से याद रखती हूँ कि प्रोड्यूसर को कॉल की सज्जल ने और मांगी ऑल्टो कार जरूरी, फॉरन से फिर है क्यों मिली सिल्वर आउडी। यानी प से प्रोड्यूसर तो प से पोटेशियम, और स से सज्जल तो स से सोडियम। इसी तरह मांगी तो इससे मुझे मैग्नीशियम याद आ जाएगा, ऑल्टो है तो मुझे एल्यूमिनियम याद आ जाएगा, फिर कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और इसी तरह आगे गोल्ड तक। तो ये निमोनिक मुझे अब इस फहरिस्त में मौजूद मेटल्स की तरतीब याद रखने में मदद करता है। अब एक आखिरी बात ये है कि रिएक्टिविटी की ये फहरिस्त आपकी किताब में मौजूद फहरिस्त से थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती है। किताब के मुकाबले में आपको इस फहरिस्त में कुछ इजाफी मेटल्स या एलिमेंट्स भी मिले हैं, जैसे कि कार्बन। और इसकी वजह यह है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल हम कई जगह पर कर रहे होते हैं, इसलिए कार्बन को अगर हम इस फहरिस्त में शामिल कर दें तो ये हमें आगे के लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो चलिए फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और बाकी चीजों पर हम अगली वीडियोस में बात कर लेंगे।